प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद मोदी फिर से तेलंगाना के चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे। आपको लगता होगा कि बीच चुनाव में तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और फिर वापस तेलंगाना का ऐसा दौरा मोदी ने क्यों प्लान किया? वो चाहते तो चुनाव प्रचार खत्म करके भी तिरुपति जा सकते थे, दर्शन कर सकते थे, मगर मोदी ने ऐसा नहीं किया। दरअसल हम और आप जिस शेड्यूल को हेक्टिक समझते हैं, मोदी के लिए वो नॉर्मल है। 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने जिस तरह से जी जान लगा दी है, एक के बाद एक राज्यों में मतदान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बम्पर वोटिंग से क्या इशारा मिल रहा है? ज्यादा मतदान से किसको फायदा होगा, किसका होगा कल्याण, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान में 75%, मध्य प्रदेश में 80% और छत्तीसगढ़ में 76%। इतनी जबरदस्त वोटिंग हिंदुस्तान में बहुत कम हुई है, और जब भी हुई है तब सरकार एक तरफा बनी है। तो नोट कर लीजिए, चाहे तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, 3 दिसंबर को कोई हंग असेंबली नहीं बनने जा रही। बम्पर वोटिंग का मतलब है बम्पर नतीजे, बम्पर सीटें, बम्पर मेजॉरिटी। मगर किसको? नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? अभी मुझे 3 राज्यों में चुनाव में जाने का मौका मिला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों राज्यों में मतदान हो गया है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी, साफ। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। वोटिंग परसेंटेज को देखकर लगता है कि 3 दिसंबर को सारे सर्वे गलत हो जाएंगे, सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी का सर्वे पूरा सही होगा या पूरा ही गलत हो जाएगा। इसी तरह राहुल गांधी का सर्वे या तो पूरा सही होगा या पूरा ही गलत हो जाएगा। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close. And we think we'll be able to win. 5 में से 3 राज्यों के चुनाव में अगर पोलराइजेशन हुआ तो रिवर्स पोलराइजेशन भी उतना ही तेज हुआ। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में वोट डालने के लिए हिंदू भी तेजी से निकला, मुसलमान भी तेजी से निकला। राजस्थान में तो रात के 11-11 बजे तक वोट डालने वालों की कतार लगी रही। वोटर बूथ में ऐसे घुसे कि वोट डालकर ही बाहर निकले। राजस्थान ऐतिहासिक रूप से हाई वोटिंग परसेंटेज वाला प्रदेश रहा है। दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं। 2023 में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए लोगों ने 75% मतदान किया। 2018 में राजस्थान में 74% वोटिंग हुई थी। उससे पहले 2013 में भी 75% मतदान हुआ था। 2008 के चुनावों में 66% लोगों ने मतदान किया था। राजस्थान की जनता पिछले 25 साल से स्पष्ट जनादेश दे रही है। 1998 में कांग्रेस ने 153 सीटें जीती थी, बीजेपी को 33 सीटें मिली थीं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। 2003 में बीजेपी को 120 सीटें मिली, कांग्रेस को 56 सीटें मिली। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। 2008 में कांग्रेस को 96, बीजेपी को 78 सीटें मिली। गहलोत ने छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 5 साल सरकार चलाई। 2013 में बीजेपी ने 200 में से 163 सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थीं और सीएम की कुर्सी पर वसुंधरा राजे की वापसी हुई। 2018 में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और बीजेपी 73 पर रुक गई। गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में पिछली बार जब 75% मतदान हुआ था तब बीजेपी ने सीटों का रिकॉर्ड बनाया था। 2023 में फिर से 75% वोटिंग हुई है, तो इस बार भी रिकॉर्ड ही बनेगा। मध्य प्रदेश में 80% वोटिंग हुई, जो किसी भी हिंदी भाषी राज्य के लिए एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव यानी 2018 में 76% मतदान हुआ था।
उससे पहले 2013 में 73% वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, ये सारे चुनाव सरकार बनाने या सरकार गिराने के चुनाव हैं। प्रो इनकम्बेंसी वाले भी बूथ पर आए, एंटी इनकम्बेंसी वाले भी बूथ पर आए, इसीलिए 80% का फिगर टच हुआ। आज का वोटर दुविधा में नहीं रहता, हंग असेंबली के चक्कर में नहीं फंसता, वो क्लियर मैंडेट देता है। मध्य प्रदेश में पिछले 30 सालों से पार्टियों को क्लियर मैंडेट मिला है, कोई हंग असेंबली नहीं बनी। मध्य प्रदेश में 1993 में दिग्विजय सिंह 174 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। 1998 में दिग्विजय सिंह 172 सीटें जीतकर दोबारा सीएम बने। 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने 173 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने 143 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2013 में शिवराज सिंह चौहान 165 सीटों के साथ वापस लौटे। 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर मैजिक नंबर को टच किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात है कि सिंधिया की बगावत से सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस आ गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ का वोटर भी क्लियर मैंडेट देता है, यानी इतना तो तय है कि वोटर या तो सरकार बनाने के लिए निकला या सरकार गिराने के लिए निकला। वोटर फैसला करने बूथ तक गया, चाहे वो नरेंद्र मोदी का फैसला करने गया या राहुल गांधी का फैसला करने। दरअसल 2023 के इन चुनावों की स्टोरी मुख्यमंत्री बनाने की है ही नहीं। यह स्टोरी शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल या केसीआर की नहीं है। इन चुनावों का लेवल अलग है, इनकी रेंज बड़ी है। पहली बार राज्यों के चुनावों में ऐसा हो रहा है कि लोग 2024 के लिए वोटिंग कर रहे हैं। एक बात समझने की है, जब भी चुनाव लोकल इशू पर होता है तब वोटिंग 60 से 62% से ज्यादा नहीं होती, मगर जब वोटर इमोशनल हो जाते हैं, जब चुनाव इमोशन पर होते हैं, तब 100 में से 80 वोटर भी कतार में खड़े हो जाते हैं। इन चुनावों में सभी पार्टियों ने इमोशन को टच किया है, इसलिए मतदान वोटिंग परसेंट 80 टच कर गया। अब आपको बताते हैं कि वोट डालने के लिए 75 से 80% वोटर निकल कैसे रहा है। मानिए न मानिए, बीजेपी का कोर हिंदुत्व वोट बैंक बीजेपी के वेलफेयर वाले वोट बैंक पर हावी हो रहा है। कोई भी चुनाव जीतने के दो सैंपल होते हैं, एक इमोशन वाला, दूसरा पैसे वाला। वेलफेयर स्कीम्स में पैसा इन्वॉल्व होता है। कांग्रेस ने अपना फोकस वहीं रखा, बीजेपी ने स्कीम के साथ इमोशन मिक्स कर दिया। नरेंद्र मोदी ने यह फॉर्मूला 2019 में दिया था। बीजेपी आम दिनों में भी ये नारे लगवाती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चुनाव में बीजेपी के नेता बताते हैं कि राम जी का मंदिर बना दिया और तुम्हारी जेब में पैसा भी डाल दिया। 2023 का इलेक्शन बीजेपी ने डबल इंजन से खींचा, इसलिए डबल इंजन से वोट भी आए। आज 26/11 है, बहुत ही दुखदायक दिन है। मैं इतना ही सोचता हूं कि अगर वो समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जगह नरेंद्र मोदी होते थे, शायद उसी समय हिसाब बराबर भी हो जाते थे। यही हमारा दुख है कि इतना बड़ा हमला हुआ और हमें जो करना था वो कर नहीं पाया वो सब। तेलंगाना में लास्ट लेग का चुनाव प्रचार चल रहा है। दक्षिण के इस राज्य में ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी या डी पार्टी के बीच लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ऐसी है कि या तो बीआरएस आ रही है या नहीं आ रही। कांग्रेस या तो जीत रही है या एकदम मुकाबले में नहीं है। बीच की कोई संभावना नहीं है। तेलंगाना में भी आर या पार ही होगा। तेलंगाना में भी केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके करीब 2.5 लाख घरों का निर्माण पूरा किया है। इनमें से हजारों घरों को तेलंगाना सरकार गरीबों को देती नहीं है। और ये जो टीवी पर देश वाले देख रहे हैं ना, वो भी सोचिए, हमारे देश में एक ऐसी सरकार है तेलंगाना में जो फार्म हाउस में रहती है और हजारों मकान गरीबों के भारत सरकार के पैसों से बने हुए ये मकान दबा करके बैठी है, गरीबों को देती नहीं है। लेकिन मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गरीबों को
इन घरों को देने का काम तुरंत पूरा किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी की पार्टी तेलंगाना में किंग नहीं बन सकती। क्या वो किंग मेकर बनेगी या ये चुनाव यूं ही निकल जाएगा? तेलंगाना के एक नेता जो इन दिनों सबसे ज्यादा डर रहे होंगे वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। AIMIL 9 सीटों पर लड़ रही है। ओवैसी 9 की 9 सीट भी जीत गए तो वो किंग नहीं बन सकते। उनका किंग मेकर बनना भी खतरे में है। ओवैसी अब तक KCR की छत्र छाया में साइड रोल में चल रहे थे, मगर यह चुनाव साइड रोल वाला चुनाव नहीं है। सब लीड रोल में हैं। उसी तरह की बयानबाजी हो रही है। तो एक वीडियो आज उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है जिसमें कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रो रही है और उत्तर प्रदेश का एक मिनिस्टर है। 2 लोग, वो मां जो गम से निढाल है अपने बेटे की मौत के गम में, उसको 2 लोग हाथ पकड़ रहे और मिनिस्टर साहब उसको चेक देना चाह रहे हैं। और मां पुकार कर कह रही है कि प्रदर्शनी मत लगाओ, ये एग्जीबिशन मत करो। मगर बीजेपी के मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेशनलिज्म की, एक मां के गम को नहीं समझे, जो अपने बेटे को खोने के गम में रो रही थी। मगर इन नादान बीजेपी के मिनिस्टरों को फोटो लेने का शौक था। हम मुल्क के वजीर आजम से पूछते हैं कि ये इन सबको आपने आदत डाल दी फोटो में आने की। तेलंगाना में प्रचार कर रही हर पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए कहती है कि सब मिले हुए हैं जी। मोदी कहते हैं कि KCR और कांग्रेस मिले हैं। कांग्रेस और BRS के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। राहुल कहते हैं कि मोदी के 2 यार ओवैसी और KCR। मोदी जी के 2 यार ओवैसी और KCR। KCR कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। कांग्रेस के विधायक जीतेंगे तो BRS में शामिल हो जाएंगे। मिला हुआ सब कह रहे हैं, लेकिन इस बार का मैंडेट मिला हुआ मैंडेट नहीं होगा। तेलंगाना का हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि यहां के लोग भी क्लियर मैंडेट देते हैं। 2014 में 119 सदस्यों वाली विधानसभा में KCR को 63 सीटों की सिंपल मेजोरिटी मिली थी। बाद में BSP, तेलुगुदेशम, YSR कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के विधायक TRS में शामिल होते रहे और KCR ने अपनी स्ट्रेंथ 90 सीटों तक बढ़ा ली। 2018 के चुनाव में KCR 88 सीटों के साथ वापस आए। सरकार को कोई खतरा नहीं था, फिर भी KCR ने कांग्रेस में फूट कराई और कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों को TRS में शामिल करा लिया। 2023 का तेलंगाना चुनाव 60-65 सीटों वाला चुनाव नहीं होगा। जो भी पार्टी जीतेगी वो 90 सीट टच करेगी। क्या वो पार्टी BRS होगी या वो पार्टी कांग्रेस होगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है। अंदर की सीएम से मेरे खिलाफ 55 घंटे 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। 2 बजे रात तक मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर KCR नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? इस बीच बीजेपी ने पिछले 4 दिनों में तेलंगाना चुनाव को जबरदस्त तरीके से पोलराइज कर दिया है। बीजेपी ने तेलंगाना में 4 नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा। इन चारों की लैंग्वेज पोलराइजेशन वाले इश्यूज की तरफ ही जा रही है। KCR का चुनाव चिन्ह कार है। कार मालूम है ना आपको, कार है, मगर कार का स्टीयरिंग KCR के हाथ में नहीं है, ये ओवैसी बंधुओं के हाथ में है। उसकी सरकार वो चलाते हैं। उन्होंने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4% मुस्लिम आरक्षण हम रद्द कर OBC और ST को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी।
बीजेपी ने आदिवासी और मंदिर के नाम पर छत्तीसगढ़ को पोलराइज किया, फिर धाम और राम के नाम पर मध्य प्रदेश को पोलराइज किया। राजस्थान को पोलराइज करने के लिए कन्हैया लाल को लाया गया। अब बीजेपी के नेता तेलंगाना को पोलराइज करने निकले हैं। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहाँ के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी श्री तुलसी सेलम गौड़ को असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहाँ पर फिर से भगवान लहराने का काम करेंगे। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियां कादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको।